हेलो एवरीवन, चलिए थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं और हम कर रहे हैं अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमें करना क्या है, ये देखिए। हम लिखना सीख चुके थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमने एक आपको दे रखा था लाइक 1s है ना, 2s, इस तरीके से एक मैंने बना के अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपको दे रखा था, है ना। सो 1s, 2s, 2p, देन 3s, देन 3p, देन 4s, देन 3d। तो ऐसे करके मैं बनाते हुए 118 एलिमेंट तक इस तरीके से हम लोग मूव किए थे, ठीक है। और हमने कहा था कि ये अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है। तो अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है तो इनमें से आपको पूछा जा सकता है, जैसे मान लीजिए, ठीक है, तो कैसे अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है, थोड़ा प्रूफ कीजिए, है ना। आपको ये कह सकता है कि कैसे ये अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है। तो अबव प्रिंसिपल क्या कहता है कि n+l रूल पे होना चाहिए, यानी कि n+l जिसका ज़्यादा उसका एनर्जी ज़्यादा और वो बाद में लिखा जाना चाहिए। n+l जिसका वैल्यू कम उसकी एनर्जी कम, उसे पहले लिखा जाना चाहिए, है ना। उसमें इलेक्ट्रॉन मतलब पहले भरा जाना चाहिए। एंड अगर मान लीजिए n+l की वैल्यू दोनों इक्वल हो जाती है, दो लोगों की, है ना, तो दो लोगों की अगर इक्वल हो जाती है तो सिर्फ और सिर्फ हम n की वैल्यू देख करके डिसाइड करते हैं। और n की वैल्यू अगर ज़्यादा हो जाती है तो हम कहते हैं कि एनर्जी ज़्यादा है, और अगर n की वैल्यू कम होती है तो हम कहते हैं ये एनर्जी ज़्यादा। इस तरीके से n = ज़्यादा तो n ज़्यादा तो एनर्जी ज़्यादा, n अगर कम तो एनर्जी भी कम। तो यानी कि हमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो भरना होता है वो लोअर एनर्जी में पहले इलेक्ट्रॉन भरना होता है। तो चलिए आइए चेक करते हैं, क्या ये अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही है जो आपने लिखा रखा है मेरे को। तो जी हाँ, अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही मैंने सारे रूल्स फॉलो किए हैं, तो वो ऑब्वियसली अरेंज हो गया है अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली। यहाँ पे देखिए, ये n+l यहाँ पे चेक करते हैं। n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखिए 1, और l की वैल्यू कितनी है 0। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या 1+0, क्योंकि आपको पता है ना मैंने लिखवा रखा है S P D F। L की वैल्यू इसके लिए आपको तो रटा हुआ होना चाहिए, 0 1 2 3 ऐसा तो रटा हुआ होना चाहिए। तो बस वही वैल्यू को यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे। सो 1 है n का वैल्यू और L की वैल्यू भी 0 है। तो ये 1+0 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1+0 दैट इज 1। इसी तरीके से मैं बार बार अब नहीं लिखूंगा, आप यहाँ पे देखिए कैसे लिख सकते हैं, 2+0 है ना, दैट इज 2। इसी तरीके से यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, 2+1 दैट इज 3, है ना। फिर देखिए यहाँ पे 3+0 दैट इज 3, यहाँ पे 3+1 दैट इज 4, यहाँ पे 4+0 4, देन यहाँ पे 3+2 विल गेट हाउ मच, टेल मी, 5। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भरते थे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, ये आप सही डायरेक्शन में जा रहे थे या नहीं। देखिए यहाँ पे n+l की वैल्यू कम आई है, यानी कि एनर्जी कम है, तो इलेक्ट्रॉन पहले इसमें भरा जाना चाहिए। सही हम भरते थे, बिल्कुल सही भरते थे। फिर n+l की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा हुई तो एनर्जी अब इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है तो इसमें अब इलेक्ट्रॉन जाएगा। फिर यहाँ पे थोड़ा और बढ़ गया तो अब इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, है ना। स्पेक्ट्रम बना है एक तरीके से, देख सकते हो एनर्जी का स्पेक्ट्रम बना है, यानी कि एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज हुआ है। यहाँ पे बराबर हो गया, ये दोनों n+l की वैल्यू दोनों में बराबर हो गई है। तो आपने कैसे डिसाइड किया, सर n+l की वैल्यू तो इन दोनों में बराबर हो चुकी है, तो आपने डिसाइड कैसे कर लिया कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो इस तरीके से हमने डिसाइड कैसे किया, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। मैंने डिसाइड किया यहाँ पे कि ये क्या किया कि n की वैल्यू देखना था, जब बराबर हो जाता है तो क्या देखना है, सिर्फ n की वैल्यू हमें देखनी होती है। तो n की वैल्यू देखेंगे तो n की वैल्यू यहाँ पे 2 थी, n की वैल्यू 2 था, और यहाँ पे n की वैल्यू 3 था। तो जिसका n की वैल्यू छोटी है उसकी एनर्जी भी तो कम है। जब एनर्जी कम है तो इसी पे पहले इलेक्ट्रॉन डला जाएगा, उसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉन डलेगा, है ना। तो यहाँ पे n की वैल्यू को देख करके डिसाइड किया है मैंने। उसके बाद इसी तरीके से अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखेंगे कि ये दोनों अगेन 4 रिपीट हो रहा है, और अगर ये 4 रिपीट हो रहा है तो आप देख पाएंगे इस तरीके से कि यहाँ पे अगेन n से डिसाइड होगा। तो n इसका छोटा था इसीलिए इलेक्ट्रॉन पहले इसमें गया, एंड n इसका बड़ा था इसीलिए इलेक्ट्रॉन फिर इसमें गया।
तो आई थिंक बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि ये जो है वो अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही अरेंज करके मैंने आपको लिखवाया है, दैट इज n+l रूल को फॉलो कर रहा है जो मैंने लिखवाया है। तो बेहिचक अब इलेक्ट्रॉन अब इसी के ऑर्डर पे आप भरते चले। चलिए कुछ क्वेश्चंस करा दूं आपको ताकि अबव प्रिंसिपल और क्वांटम नंबर से किसी भी तरह का डाउट ना हो। तो देखिए, एक तो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, कैसे कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान लीजिए कि आपको यहाँ पे दे दिया गया है कि 2D है ना, और उसके बाद दे दिया 1p एंड दे दिया आपको 3f एंड दे दिया यहाँ पे 4p। सो यहाँ पे अगर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल, ये चारों में से देखिए कि कौन सा पॉसिबल है। ठीक है, इन चारों में से आप देखेंगे कि यहां पे ये मैंने लिख दिया है, ये 4 चीज आपको दिया है, बताइए इनमें से कौन सा पॉसिबल है। तो चेक कर लेंगे पॉसिबिलिटीज के लिए। क्या चेक करते हैं कि n शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन l, जिसका n ग्रेटर देन l होगा वही सिर्फ पॉसिबल हो पाता है, अदरवाइज और तो पॉसिबल हो नहीं पाता। तो चलिए चेक कर लेते हैं। चलिए इसके लिए चेक करेंगे तो n का वैल्यू कितना आएगा बेटा 2, और l की वैल्यू इसके लिए कितना आएगा 2। तो दोनों तो बराबर हो गए, तो ये तो हो नहीं सकता, तो ये गलत है, ये नहीं लिख सकते। 2D हम कभी लिखते भी नहीं है, सही बात है। ये वाला देख लीजिए, n इज इक्वल टू 1 है इसके लिए, और यहाँ पे p के लिए l का वैल्यू कितना लिखते हैं 1, तो ये भी क्या है बराबर है, तो हम ये भी नहीं लिखते हैं। 1p भी पॉसिबल नहीं होता है। इसी तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे तो n इज इक्वल टू वॉट 3, और यहाँ पे l इज इक्वल टू वॉट 3, तो आप देखेंगे कि ये भी बराबर है ना, बराबर या छोटा हुआ तो हम नहीं, हमें n बड़ा ही चाहिए तभी हम लिख सकेंगे, अदरवाइज नहीं लिख पाएंगे। तो ये भी नहीं लिखते हैं। 3f भी पॉसिबल नहीं होता, आपको पता हो तो। 4p में क्या देखते हैं कि n इज इक्वल टू 4 है, और p का वैल्यू जो होता है l के लिए क्या होता है 1। सो यहाँ पे n की वैल्यू l से बड़ी है, तो हम कहेंगे 4p इज पॉसिबल। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरीके से जब हम लिखते हैं तो 4p भी आता है। ओके, तो ये तो था फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम, टाइप 1, कि आपको ये पूछा जा सकता है कि विच इज जितने सारे 118 एलिमेंट को लिखने के लिए पूरा हमने लिख दिया है वो, अब उसमें से कौन सा पॉसिबल है कौन सा नहीं पॉसिबल है, ये आप डिसाइड करते हैं किससे, n शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन l, इससे आप डिसाइड कर लेते हैं। तो जरूर इसको जरूर देखें, ये फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम है। ठीक है, नाउ सेकेंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम कैसा पूछा जाता है। देखिए, आपको सेकेंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम में पूछा जा सकता है कि बताइए कि आपको डिटरमाइन, यहाँ पे क्वेश्चन होगा ऐसा कि डिटरमाइन है ना ऑल क्वांटम नंबर्स, डिटरमाइन ऑल क्वांटम नंबर फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन, फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन, यानी कि क्लोरीन के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए आपको सब कुछ बताना है। ऑल क्वांटम नंबर्स, यानी कि आपको n भी बताना है, l भी बताना है, m भी बताना है, s भी बताना है ना। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको कैसे डिटरमाइन किया जाता है। पहले आप क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो यू विल गेट 1s2, 2s2, 2p6, क्योंकि 17 होता है ना यहाँ पे, मैंने लिख के तो पहले बताया है आपको, 2p6, 3s2, 3p5, है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब मैं लास्ट इलेक्ट्रॉन देखना चाहता हूं बेटा, तो यहां तक तो सारे के सारे फुल हैं, देखो s में 2, p में 6, s में 2, ये पूरा फुल है, तो इसको देखने की जरूरत अपने को नहीं है। हमें देखना है जो फुल नहीं है उसका ऑर्बिटल बनाइए। तो p सबसेल है 3 ऑर्बिटल, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि p सबसेल का 3 ऑर्बिटल ऐसा बना लेता हूँ इस तरीके से। अब 5 इलेक्ट्रॉन भरता हूँ। इलेक्ट्रॉन भरने के लिए मैंने सिखाया था कि पहले 1 इलेक्ट्रॉन भरिए सभी में। सो 1, 2, 3 एंड देन यहाँ पे 4 एंड देन यहाँ पे 5। तो आपने भर दिया 5 इलेक्ट्रॉन। तो आपने गौर किया होगा कि जो 5वां इलेक्ट्रॉन आपने भरा है वो 5वां इलेक्ट्रॉन आपका कौन है बेटा, ये है 5वां इलेक्ट्रॉन। अब ये अगर 5वां इलेक्ट्रॉन है तो यही तो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन है, यही आपका क्या है, लास्ट इलेक्ट्रॉन है। अब इस लास्ट इलेक्ट्रॉन से पूछिए कि ए लास्ट इलेक्ट्रॉन तू ये बता कि कौन से सेल से आया है, तो ये बोलेगा सर मैं तो यहां से आया हूं, इस जगह से आया हूं। तो सेल क्या है, देखो
इस जगह आखिर सब कुछ तो यहीं से आया ना, मैंने तो इसी का लिखा है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो इसी में भरा है, तो इसके लिए सेल क्या होगा, थर्ड होगा। तो n इज इक्वल टू आप लिखोगे 3, यानी कि सेल हो गया 3। n तो इंडिकेट करता है ना, सेल के बारे में बताता ही है 3। अब मैंने इससे पूछा कि बताओ, जैसे मैंने आपको बताया था बेटा कि यहाँ पे जब भी 1s2 रहता है तो ये वाला को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, ये क्या कहते हैं, सब सेल कहते हैं, मैंने ऑलरेडी बता रखा है। और ये ऊपर टकले में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो बताइए ना, बड़ा इजी तो है। ये इलेक्ट्रॉन से पूछे कौन से सेल से आया तो बता, तो बोल थर्ड सेल से आया हूं सर। अच्छा, मैंने पूछा कौन से सब सेल से आया बेटा, तो बोला पी सब सेल से आया। तो पी सब सेल के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, अभी बताया थोड़ी देर पहले, है ना, एल होती है। अब एम की वैल्यू बताइए, तो एल अगर 1 है तो आपको रिलेशन अगर पता है बेटा, m इज इक्वल टू -l 0 से लेकर के +l। अगर l की वैल्यू 1 है तो नो डाउट यहाँ पे वैल्यू जो है इन तीनों में से कोई एक होगा। अब कौन होगा ये देखना है। तो यहाँ पे देखिए इस जगह पे पुट कर दीजिए, ये -1, ये 0 और ये +1, ऐसा वैल्यू है। तो m का वैल्यू इसके नीचे क्या है, 0, तो m की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी। बस यही वैल्यू आपको लिखना होता है। ये पुट कर दीजिए यहाँ पे -1, 0 और यहाँ पे +1, तो इसके नीचे जो वैल्यू है m की, ये m की वैल्यू है, वही लिख देंगे। अब चूंकि s तो बताना बड़ा आसान होता है, अगर अपवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन है तो हाफ दे दीजिए, है ना, अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ऐसा करके तो उसको -½ दे दीजिए। तो यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो मैं -½ दे देता हूँ। सो दिस इज ऑल द क्वांटम नंबर्स आप यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, ये तो था दूसरा टाइप। आप अपने प्रैक्टिस के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। कोई भी किसी भी, देखिए अगर कुछ मेंशन नहीं है तो आप समझ जाइए कि आपको हर एक एलिमेंट के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए ही पूछा जा रहा है। कभी कभी वो मेंशन कर देते हैं कि बताइए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन के लिए बताइए, है ना, पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो व्हाट इज पेयर्ड एंड व्हाट इज अनपेयर्ड, देखो एक डब्बे में अगर 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं तो ये पेयर्ड है, अगर किसी डब्बे में ऐसा इलेक्ट्रॉन है तो वो अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड सिंगल मतलब, अनपेयर्ड का सिंपल सा मतलब है बेटा सिंगल है, अकेला है, और पेयर्ड मतलब क्या होता है, 2, यानी कि पेयरिंग किए हुए, यानी कि 2, है ना। तो यहाँ पे अनपेयर्ड पूछा जा सकता है आपसे कि बताइए ऑल द क्वांटम नंबर्स फॉर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तब के केस में हम कैसे करते, तब के केस में यही वाला एज इट इज मैं यहाँ पे लिखता, देखो, और यहाँ पे लिखने के बाद देखता कि 1 2 3 4 5, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अब ये है, ये दोनों तो पेयर्ड हैं। मेरे से पूछा गया था लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो इसीलिए मैंने लास्ट इलेक्ट्रॉन को ये वाला लिया था, ठीक है। लेकिन इस बार क्या पूछा गया, इस बार मेरे से पूछा गया है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए सब कुछ बताइए। तो मैं यहाँ पे सब कुछ तो सेम ही रहेगा, ये -1 0 +1, बस m की वैल्यू चेंज हो जाएगी। यानी कि n पूछूंगा, इससे बोलूंगा बता बेटा तू कौन से सेल से आया है, ये बोलेगा मैं थर्ड सेल से आया हूँ। मैं इससे पूछूंगा कौन से सब सेल से आया है, ये बोलेगा मैं P से आया हूं, यानी कि 1 से आया हूं। मैं पूछूंगा कि मैग्नेटिक वैल्यू बता, तो ये बोलेगा +1 है। देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यही है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नीचे +1 का वैल्यू है। और S बोलेगा तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो मैं +½ ले लूंगा। तो ये दोनों चेंज हो गए, तो देख सकते हो। तो ये क्वेश्चन कैसे पूछा गया है इस पे वेरी करता है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बेटा पूछे जाते हैं, क्वांटम नंबर डिटरमाइन करने के लिए आपसे पूछा जाता है। ये सेकंड टाइप हो गया, टाइप 2 टाइप का क्वेश्चन हो गया ये। आप अलग अलग क्वेश्चन पे आप अप्लाई करिए कि लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ फास्फोरस के लिए अप्लाई कीजिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ वेनेडियम के लिए अप्लाई कीजिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ निकल के लिए अप्लाई कीजिए, है ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ कॉपर के लिए अप्लाई कीजिए। ये सब आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स। अब देखिए, तो यहाँ पे कुछ क्वांटम नंबर्स के क्वेश्चन हमने करा दिए, और भी ढेर सारे क्वेश्चन है बेटा जो कि यहाँ से बन सकते हैं, बट आपको नॉर्मल तरीके से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कैसे क्वांटम नंबर के यूज करके हम बना सकते हैं ये छोटे छोटे क्वेश्चंस, ठीक है। अब मैं कुछ एक्सेप्शनल केसेस में आता हूँ, क्योंकि आपको एक्सेप्शन केस बताना बहुत जरूरी है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक्सेप्शनल केस क्या है। टाइप तो बहुत सारे हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन में बना सकता हूँ। चलो 1-2 क्वेश्चन और डिस्कशन करा ही देता हूँ फिर, है ना, क्योंकि मेरे को एक्सेप्शन केस यहाँ पे बताना था। तो चलो इसको बताने के बाद बता देता हूँ। ये लास्ट क्वेश्चन टाइप 3, मैं और भी टाइप बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, तो आपको इतने ही इनफ होगा आपके लिए। देखिए, मान लीजिए कि आपको दे दिया है कि n+l की वैल्यू मान लीजिए कि आपको दे दिया है 4। तो पूछा गया है हाउ मेनी सबसेल्स एंड सेल आर पॉसिबल, है ना, कितने सेल पॉसिबल हैं, सॉरी कितने सबसेल पॉसिबल हैं, how many subcells are possible and how many orbitals are possible, how many orbital are possible, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैसे लिखेंगे। अब n और l को ऐड करके आना चाहिए 4,
तो क्या लिखूंगा मैं 4 प्लस 0, तो आ जाएगा 4, आ जाएगा ना 4। तो यहां पे n का वैल्यू 4 लिख दो, l का वैल्यू 0 लिख दो, तो आ जाएगा ये 4, है ना। तो यहां पे क्या हो गया, ये n और l, तो ये हो गया 4s, तो एक्चुअल में ये अपना है 4s। अब हम कैसे लिख सकते हैं, और 4 कैसे बना सकते हैं, 3 प्लस 1 कर सकते हैं। तो 3 प्लस 1 भी क्या होता है बेटा, 4 होता है, लेकिन ये 3p होगा ये, है ना। टोटल वैल्यू तो 4 हो जाएगा ऐड करके, n प्लस l की वैल्यू जो आना चाहिए ये वाला। तो यहाँ पे 3p है, ये 3 एंड 1 के लिए l का वैल्यू क्या होता है p, तो 3p। और क्या पॉसिबल है, यहाँ पे 2 कर दीजिए, यहाँ पे 2 कर दीजिए, क्या ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि n की वैल्यू और l की वैल्यू बराबर नहीं होनी चाहिए, हमेशा बड़ी होनी चाहिए, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि यही बस पॉसिबल है। तो कितने सबसेल हो गए, एक तो 4s आया और एक 3p आया, तो 4s एंड 3p ये दो चीजें आई। तो यहाँ पे सबसेल कितना हो गया बेटा, देखो सबसेल किसको कहते हैं, सबसेल तो इसी को कहते हैं, ये s सबसेल और ये p सबसेल। तो सबसेल की संख्या आ गई 2, आंसर 2 हो जाएगा। ऑर्बिटल कितने होंगे, देखिए s सबसेल का एक ही डब्बा होता है, यानी कि एक ही ऑर्बिटल होगा, और p सबसेल के 3 डब्बे होते हैं, यानी कि 3 आंसर हो जाएगा ऐसा, 1 2 3, तो 3 ऑर्बिटल। तो ऐसे करके आप यहाँ का आंसर टोटल कितने हो गए, टोटल 4 हो गए, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हम एक्सेप्शन केसेस की ओर मूव करते हैं, यानी कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एक्सेप्शनल केस हैं जो नॉर्मल ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करते हैं, अबव प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है, तो वो कुछ एक्सेप्शनल केसेस हम दिमाग में रखते हैं। तो आपके लेवल पे मैं ज़्यादा एक्सेप्शनल केसेस नहीं दूंगा, कुछ कम ही दूंगा, आपको बस उतने ही दिमाग में रखने हैं एक्सेप्शनल केसेस। तो आपको उतना अगर रख लोगे तो इससे ज़्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, इवन अप टू IIT JEE तक भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना तो रख लीजिए आप कम से कम। तो जो मोस्ट फेमस जो एक्सेप्शनल केसेस हैं बेटा, वो है क्रोमियम एंड कॉपर। मोस्ट एक्सेप्शनल केसेस में आते हैं ये, सबसे ज़्यादा इसी को देखा जाता है। तो क्रोमियम एंड कॉपर इज एन एक्सेप्शनल केस। क्या एक्सेप्शन है ये बताऊंगा आपको। इसके जस्ट नीचे बेटा मॉलिब्डेनम होता है। मैं आपको पूरी पीरियोडिक टेबल रटवा दूंगा आगे चल करके, लेकिन अभी फिलहाल आप दिमाग में रखिए। आप पीरियोडिक टेबल आप सभी खरीद लीजिए या फिर जेरोक्स करा लीजिए, ऑनलाइन निकाल के प्रिंट करके, है ना। नियोबियम यहाँ पे होता है, बट इसको एक्सेप्शन केस में नहीं रखा जाता है। देन यहाँ पे यहाँ पे मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम नहीं है एक्सेप्शन में, एंड देन आएगा टेक्नीशियम, रुथेनियम, एंड देन रोडियम, पैलेडियम, इसके नीचे सिल्वर, एंड इसके नीचे AU। आपको बस इतने ही याद रखना, इससे ज़्यादा मैं याद करने के लिए आपको नहीं कहूँगा। ये एक्सेप्शनल केसेस है बेटा। सर इस एक्सेप्शनल केसेस में क्या करना है अपने को, देखिए मैं यहाँ पे एक्सेप्शनल केसेस में यहाँ पे सर्कल दे रहा हूँ सब में, ठीक है। और जिसमें भी एक सर्कल दे रहा हूँ बेटा, इसको गौर करिएगा। देखिए सभी में मैं एक सर्कल दे रहा हूँ, बट मैं पैलेडियम के केस में 2 सर्कल दे रहा हूँ। तो बस इतना ही दिमाग में आपको रखना है कि जहाँ पे एक सर्कल है ऐसा, उसमें आपको क्या करना है कि S का एक इलेक्ट्रॉन आपको D में एंटर करा देना है। दैट्स ऑल, यही करना है बेटा आपको। मैं अभी बताऊंगा ढेर सारे एग्जांपल्स। अगर जहां पे 2 सर्कल हैं, एक ही केस है पूरे पीरियोडिक टेबल में, ऐसा एक ही केस है, पैलेडियम का केस है जहां पे 2 सर्कल है ऐसा, यानी कि इसके S के दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे D में। दैट्स ऑल, बस यही करना है बेटा आपको, और कुछ नहीं करना है। ये एक्सेप्शन केस में बस यही चीज आपको करनी है, ठीक है। S का एक इलेक्ट्रॉन D में एंटर करा दीजिए, S का दोनों इलेक्ट्रॉन D में एंटर करा दीजिए। एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शनल केस कहने का मतलब क्या होता है बेटा, कि ये जनरल ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करता है, तो उसे एक्सेप्शनल केस कह देते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि आदमी का एक्सेप्शनल केस कौन होगा, जो आदमी की तरह बिहेव ना करे, पागल की तरह बिहेव करे, तो वो एक एक्सेप्शनल है मानव जाति का। तो उसी तरीके से यहाँ पे एलिमेंट्स में भी एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। तो क्रोमियम जो है वो अबव, जैसे हम सभी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं अबव प्रिंसिपल से, तो देखिए जैसे मान लीजिए फॉर क्रोमियम हम बात करें, एटॉमिक नंबर 24 है बेटा, ठीक है। अगर मैंने जिस तरीके से आपको सिखाया है उसके अकॉर्डिंग आप लिखने जाओगे तो आप ऐसा लिख बैठोगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, सभी कोई अपने आप में बोलिए यहाँ पे 3s2, 3p6, एंड देन 4s2, एंड देन 3d4। आप देख लीजिए, काउंटिंग करके आप देख लीजिए यहाँ पे, ये 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 12, 18, 2 20 और 4 24, यानी कि 24 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे भर दिए हैं लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की ओर। अगर हमने सर इतना भर दिया है तो क्या ये सही है? ये बेटा सही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिस्टम अनस्टेबल है, सिस्टम पूरी तरीके से स्टेबल नहीं है। यहाँ पे कहा जाता है कि अगर D4 D5 में चला जाएगा तो ये हाफ फील्ड हो जाएगा। हाफ फील्ड कैसे? D में कितना होता है? 10 होता है,
तो 10 भी स्टेबल है और हाफ फील्ड भी स्टेबल है। फुल फील्ड एंड हाफ फील्ड जनरली स्टेबल होते हैं ज्यादा, लेकिन हर हमेशा ये वाला वैलिड यहाँ पे नहीं होगा, पूरी केस में नहीं होगा। तो यहाँ पे लेकिन इन जनरल यहाँ पे बोल दिया जाता है कि ये हाफ फील्ड हो जाएगा, इसीलिए एस का एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है डी में यहाँ पे। तो ये गलत है। एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, देन 4s2, है ना, 4s2, 4s1 एंड 3d5। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। अब कभी भी बेटा हमें सेल वाइज अरेंज करके लिखना होता है, क्योंकि अभी देखिए सेल वाइज अरेंज्ड नहीं है, हालांकि गलत नहीं है, ये सही है, लेकिन हमें रीअरेंज कर देने से ज्यादा बेहतर होता है, हमें हेल्प मिलेगा आगे चल करके। तो मैं क्या करता हूँ, रीअरेंज कर देता हूँ। सो 1s2, 2s2, 2p6, देन व्हाट 3s2, देन 3p6, देन 3d5। बस रीअरेंज कर रहा हूं, कुछ चेंज नहीं किया हूं बेटा, बस रीअरेंज कर रहा हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है अपने को। अब रीअरेंज करने से क्या होगा ना कि हम KLMN जो वैल्यू लिखते हैं हम लिख पाएंगे। K सेल में अब देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, लिख पाएंगे, है ना, ये K सेल में। L सेल में यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, लिख पाएंगे। M सेल में यहाँ पे कितने हैं, 13 इलेक्ट्रॉन है, लिख पाएंगे। N सेल में कितने 1 है। तो आपको पूछा जा सकता है कि कौन से सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ऐसा पूछा जा सकता है, तो आपको ये आना जरूरी है। अब इसी तरीके से बेटा आप कॉपर के लिए लिख लीजिए, है ना। तो चलिए कॉपर के लिए हम लिख के देखते हैं। सो कॉपर के लिए अगर हम बात करें तो कॉपर के लिए 29 है एटॉमिक नंबर। तो 29 अगर हम लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो 29 इन जनरल अगर हम लिखना चाहेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, देन 4s2 एंड देन क्या लिख देंगे बेटा 3d9। अगर इन जनरल भरना चाहें तो देख लो 29 इलेक्ट्रॉन हो रहा है या नहीं। 2, 2, 4, 10, 12, 18, 20 और 29 हो गए, 29 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन ये गलत है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे तो टीचर काट देगा, गलत है ये। क्यों? एक्सेप्शनली ये यहाँ पे स्टेबिलिटी को नहीं पाता है बेटा। स्टेबल ये कब होता है? तो स्टेबल ये यहाँ पे होता है, आप देखिए ये स्टेबल हो जाता है इस तरीके से 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, है ना, देन 3d। मैं सेल वाइज अरेंज भी कर दे रहा हूं, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर भी कर दे रहा हूं, सेल वाइज अरेंज भी कर दे रहा हूं, ताकि आपको थर्ड स्टेप करना ना पड़े। तो क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के बाद 3d10 एंड देन क्या हो जाएगा 4s1। सो दिस इज योर करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाउ यू कैन अरेंज सेल वाइज वेरी इजीली। सी, सो सेल वाइज हो गया। k इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं बेटा, बोलो 2। l इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, बोलो 8। m इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं 18। n इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं 1। अब देखो इसे सेल वाइज अरेंज कर सकते हो। दिस इज फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल एंड दिस इज योर फोर्थ सेल। तो बड़े इजी तरीके से आप लिख सकते हो, अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। देखो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो यहाँ पे लिख दो 2। सेकंड में कितने 8, यहाँ लिख दो 8। यहाँ कितने थर्ड में 18, तो यहाँ पे लिख दो 18। फोर्थ में कितने 1, तो यहाँ लिख दो 1। दैट्स ऑल, खत्म। तो ये सेल वाइज अरेंज करने के लिए मैं ऐसा करता हूं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल, ये वाला जो सेल है ना, आउटर मोस्ट सेल, दिस इज योर आउटर मोस्ट, है ना, आउटर मोस्ट सेल। एंड आउटर मोस्ट सेल इज व्हाट, वैलेंस सेल। आउटर मोस्ट सेल को ही क्या कहते हैं बेटा, वैलेंस सेल। एंड द इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेजेंट इन दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, देखिए यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो ये बहुत आसान है बेटा आपको इस तरीके से लिखना। तो दीज आर द एक्सेप्शनल केस। आप सभी एक्सेप्शनल केसेस पे जोरदार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप अच्छे नहीं हो पाओगे। तो जितने भी एक्सेप्शनल केसेस हैं बेटा, उसमें करना आपको बस इतना ही है कि आप नॉर्मल तरीके से आप बॉब प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लिखिए, उसमें वो गलत होता है। ये वाला दीज आर द एक्सेप्शनल केस, ये आपको याद करना पड़ेगा, इसमें रटना है आपको, ठीक है, ये याद रखना है, बार बार प्रैक्टिस करिए, याद हो जाएगा। तो एस के एक इलेक्ट्रॉन डी में चले जाएंगे सभी में, है ना, बस पैलेडियम के केस में एस के दोनों इलेक्ट्रॉन डी में एंटर करा देना, दैट्स ऑल। अब आपका होमवर्क रहा बेटा, क्या क्या होमवर्क है सुन लीजिए अच्छे तरीके से। आपको 1 to 70 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, और एक बार नहीं लिखना है, 1 मंथ तक आपको, 1 मंथ तक एवरी वीक, 1 मंथ तक एवरी वीक आपको कम से कम एक बार हर संडे
1 to 70 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, सो दैट आप इसमें कॉन्फिडेंट फील करो और कॉन्फिडेंट फील करने के बाद आप किसी भी तरह के क्वेश्चंस को जवाब दे सको। ठीक है, तो इतना मेरा यकीन मानिए, मैं जितना चीज कह रहा हूं आप स्टेप वाइज फॉलो करते चलिए, आप इतना बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे आगे चल करके कि आप खुद भी यकीन नहीं कर पाओगे। बस मैं जितना कहता जा रहा हूं स्टेप वाइज टू द पॉइंट फॉलो करिए, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है आपको। सो ये था बेटा पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। अभी मैं आपको एक और तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाता हूं, शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, क्योंकि आप लॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लिखना सीख गए, KLMN भी बताना सीख गए। ठीक है, तो लेकिन अभी मैं कुछ और बताऊंगा आपको जिससे आप बहुत बेहतर तरीके से, मान लीजिए कि आपसे कोई कह दे कि आप बताइए मुझे 83 है, 83 एटॉमिक नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताओ, तो आपको तो याद नहीं रहेगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 कम से कम 30 तक तो याद होना ही चाहिए। और 1 to 70 आप बार बार लिखेंगे ना तो 30 तक तो मिनिमम याद हो ही जाएगा आपको बार बार लिखते लिखते। ठीक है, लेकिन आपको क्या 100 तक बार बार याद रहेगा? क्या 118 तक बार बार याद रहेगा ना? तो इसके लिए कुछ उपाय करना पड़ेगा। तो क्या उपाय करेंगे, तो वो मैं बताऊंगा शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के फॉर्म में, और वही मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं अगले लेक्चर में। तो इसको अब यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं। सो एवरीवन, थैंक यू।